हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही सिंपल और छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं बायंसी एंड बायंट फोर्स का। इसका यूज़ हमें होगा प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम से जुड़े कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो सीईटी में पूछे जाते हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं बायंसी क्या है। देखिए, अगर आप कोई भी ऐसा लिक्विड ले लेते हो, उस लिक्विड के अंदर अगर हम कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट डालते हैं तो हम देख पाते हैं कि लिक्विड की जो लेवल होती है वो ऊपर आ जाती है। और साथ ही जब हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डाल रहे होते हैं तो लिक्विड जो है उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करता है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है। तो यही जो प्रिंसिपल है कि लिक्विड का किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना व्हेन दैट ऑब्जेक्ट इज ट्राइंग टू गेट इमर्स्ड इन द लिक्विड इज नोन एज बायंसी। तो बायंसी कुछ नहीं है, एक बेसिकली फोर्स है जो लिक्विड किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाता है अगर वो ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर लिक्विड में इमर्स्ड होना चाहता है। तो चलिए और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास कंटेनर है एंड आई एम टेकिंग दिस मच अमाउंट ऑफ लिक्विड इन इट। तो ये है कुछ लिक्विड, चलेगा, ये है लिक्विड। अब मेरे पास ये इनिशियल पर्टिकुलर स्टेट है। नाउ मैं इसके अंदर एक स्पीयर डाल रहा हूं। ठीक है, इस स्पीयर का जो रेडियस है वो है मान लीजिए कैपिटल आर। अब जैसे ही स्पीयर इस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर आएगा, दो चीजें होगी। पहला, इस स्पीयर को ऊपर धकेला जाएगा विथ सम फोर्स बाय दैट पर्टिकुलर लिक्विड, जिसे हम कहेंगे बायंट फोर्स। जिसे क्या कहेंगे? बायंट फोर्स। बायंट फोर्स इज बेसिकली द अपवर्ड एक्टिंग फोर्स बाय द लिक्विड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इनटू द लिक्विड। एंड सेकेंडली, जब ये पर्टिकुलर स्पीयर अंदर आ चुका है तो इस स्पीयर का जितना वॉल्यूम होगा उतने ही वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग लिक्विड लेवल को डिस्प्लेस होना पड़ेगा। मतलब लिक्विड की जो लेवल है वो अब राइज हो जाएगी इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। ठीक है, अब दो चीजें समझनी है। पहले तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड displaced will be equal to volume of object immersed, volume of object immersed। मतलब अगर हाफ ही स्पीयर इमर्स्ड होता तो हाफ स्पीयर का जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम से लिक्विड को डिस्प्लेस होना पड़ता। दूसरा, जो वेट है लिक्विड का, वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये कितना रहेगा? इट विल बी इक्वल टू, चलो मान लेते हैं जितना भी वेट डिस्प्लेस हुआ है उसका मास है m सफिक्स l मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही जनरली वेट का फॉर्मूला होता है। नाउ ये जो मास है, ध्यान से समझना है आपको, ये जो मास है लिक्विड का, इसे हम सब्सटीट्यूट करेंगे एक अलग एक्सप्रेशन से। वो क्या होगा? तो हम जानते हैं भैया, डेंसिटी रो इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ लेट्स से डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो एल, सो इट वुड बी इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नाउ अगर मैं इस मास ऑफ लिक्विड को आइसोलेट करूं तो इट विल बी रो एल मल्टीप्लाइड बाय वी। सो आई एम सिंपली राइटिंग दिस एज रो एल मल्टीप्लाइड बाय जितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ होगा वो वॉल्यूम इनटू जी। बट इफ यू सी केयरफुली, द अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज नथिंग बट equal to amount of volume of the object immersed, and that's why I can simply write this as rho L, which is the density of liquid multiplied by volume of object, whichever object that you are placing in, multiplied by acceleration due to gravity. This is amount of weight displaced. This is the amount of weight displaced by liquid. ठीक है, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का ये है वेट। अब हम बात करेंगे अगर बायंट फोर्स के मैग्नीट्यूड की, तो हमेशा याद रखना बायंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा उतना ही क्या होगा? हमारा बायंट फोर्स होगा। मतलब वी कैन राइट दैट बायंट फोर्स इज नथिंग बट रो वी जी। वी को मैं सफिक्स ओ लिख रहा हूं, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसे अच्छे से आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, अब इसका हम आगे यूज करेंगे। एक दो केसेस देख लेते हैं। फर्स्ट केस में डिस्कस कर रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से ये कंटेनर है और
कंटेनर में हमने कुछ लिक्विड रखा है, लेट्स से दिस इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड। अब यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, लिक्विड की डेंसिटी को रो बोल रहा हूं, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो। लेट्स इमेजिन कि इस पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, जो ऑब्जेक्ट फ्लोट हो रहा है, और फ्लोट होते समय इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो टोटल लेंथ होगी, लेंथ का लेट्स से हाफ पार्ट, यहां पर मैं L/2 लिख रहा हूं, हाफ पार्ट ही ओनली इमर्स्ड हुआ है और बाकी का हाफ पार्ट जो है वो लिक्विड के ऊपर है। इसका ये मतलब होगा कि अगर टोटल वॉल्यूम V है किसका, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, तो हाफ ऑफ द वॉल्यूम ही क्या हुआ है, इमर्स्ड होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस पर्टिकुलर केस में। लेट से ये जो पर्टिकुलर हमारा ऑब्जेक्ट है उसके डेंसिटी को मैं रो ओ लिख रहा हूँ, देन ये जो टोटल वॉल्यूम होगा वो V होगा। हालांकि आप बाद में उसके वॉल्यूम को कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया इनटू लेंथ के फॉर्म में। एनीवे, चलिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आफ्टर प्लेसिंग दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इनटू द लिक्विड, नाउ आई सी दैट ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग। अगर वो फ्लोट कर रहा है, अब वो ना नीचे जा रहा है ना ही ज्यादा ऊपर आ रहा है, तो ये केस होगी इक्विलिब्रियम की। किसकी होगी, इक्विलिब्रियम। सो वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम इवन दो इट इज फ्लोटिंग। नाउ इफ आई से दैट ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, the most important thing that we need to keep in mind that the buoyant force will be equal to weight of object। यही buoyant force क्या हो जाएगा, will be equal to weight of object। इसका मतलब अगर मैंने लास्ट टाइम आपको जो समझाया है कि buoyant force is equal to weight of displaced liquid, it means कि weight of object will be again equal to weight of displaced liquid if the body is in equilibrium। ठीक है, तो चलो यहां पर मैं लिख रहा हूं द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट वेट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। सो FB वुड बी इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये दोनों कंडीशन अगर हमें पता है, सो आई कैन सिंपली राइट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो इमर्स्ड होने वाला है will be equal to weight of displaced liquid। रहेगा याद। चलिए वेट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं WO लिख रहा हूं। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज नथिंग बट मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट जो मास है जो डिस्प्लेस होने वाला है, इट इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू volume of liquid, which volume of that particular object which will be immersed into the liquid। तो यहां पर मैं जो वॉल्यूम देखूंगा ऑब्जेक्ट का जो इमर्स्ड होने वाला है उसी को हमें सोचना है। और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये तो सिंपली हम लिख सकते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सो आई एम सिंपली राइटिंग मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू G इज इक्वल टू रो। अब देखिए यहां पर जो वॉल्यूम है, यहां पर इस पर्टिकुलर ये जो हमने एलिमेंट लिया है इसको हम एक तरीके से रेक्टेंगुलर या फिर क्यूब मान लेते हैं, स्क्वायर क्यूब मान लेते हैं। अगर ये क्यूब है तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, L क्यूब होता है वैसे, लेकिन हम ऊपर का एरिया ले लेते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया A, और इसकी जो लेंथ है वो है L, तो दिस A इंटू L विल बी वॉल्यूम। सिमिलरली यहां पर भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। चलो करके देखते हैं। सो रो नॉट इंटू एरिया इंटू लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय G इज इक्वल टू रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहां पर मैं चाहो तो रो L भी लिख सकता हूं, हालांकि ऊपर हमने रो ही मेंशन किया है। सो रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। नाउ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड वुड बी एरिया इंटू कितना लेंथ इमर्स्ड हुआ है, L/2। This is the amount of volume immersed multiplied by G. So I am writing 1/2 times of rho A L into G। चलिए G क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एरिया लेंथ वैसे ही कैंसिल हो गया। तो हम देख पा रहे हैं यहां से हमें एक रिलेशन मिला है कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज एग्जैक्टली इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर लिक्विड हेवी है
और ऑब्जेक्ट जो है वो लाइटर है इसलिए वो फ्लोट हो रहा है, और अगर हाफ ऑफ लेंथ ही इमर्स्ड हो रही है, ओनली हाफ ऑफ लेंथ इज इमर्स्ड, सो दैट सेज कि आपकी जो डेंसिटी है ऑब्जेक्ट की, इट इज हाफ दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर मैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इमर्स्ड हो रहा है ऐसे बोलूँ तो इमर्स्ड भी हो रहा है लेकिन फ्लोट कर रहा है, तो ये मान लेते हैं केस है हमारी, दिस इज पर्टिकुलरली द कंटेनर। सेकंडली ये है हमारा लिक्विड लेवल, चलेगा। और इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट डाल रहा हूं, फिर ऐसे ही क्यूबिकल ऑब्जेक्ट हम डाल रहे हैं लाइक दिस, जिसकी टोटल जो लेंथ है वो इमर्स्ड होने वाली है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बायंट फोर्स कितना लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। और अगर ऐसा है कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है, इन दैट केस mass of liquid into acceleration due to gravity will be weight of liquid. Now mass is density of that particular liquid multiplied by volume of the substance which is being immersed. तो जितना भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इमर्स्ड हुआ है, याद रखिएगा इमर्स्ड वॉल्यूम को ही हम कंसिडर करते हैं मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जो बायंट फोर्स है, ये बायंट फोर्स इसको हम लिख सकते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर क्यूब है, दिस पर्टिकुलर क्यूब, ये फ्लोट हो रहा है, मतलब ना ही नीचे जा रहा है ना ही वो ऊपर जा रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। और इक्विलिब्रियम के ही केस में जैसा कि मैंने बोला था कि जो वेट होता है, दैट पर्टिकुलर वेट विल बी बैलेंस्ड बाय योर बायोंसी या फिर बायंट फोर्स। नाउ आई एम सिंपली राइटिंग दैट वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट वुड बी रो एल, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो इमर्स्ड हुआ है, एंड जी। Here I am writing this weight as density of object multiplied by total volume of object multiplied by acceleration due to gravity will be equal to rho L. Now immersed object कितना है? अगर आप ध्यान से देखो तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर इमर्स हो चुका है, मतलब कंप्लीट वॉल्यूम इज इमर्स, दैट वाई ओ ही लिखूंगा मैं डायरेक्टली, एंड लेट्स से इट इज G. If you see carefully, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट at left side, so volume of object at left side will be cancelled by volume of object in right side, जी वैसे ही कैंसिल हो चुका है। तो अगर हम इन्हें कैंसिल कर देंगे तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज एक्जैक्टली इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। ये केस कब है? जब पूरा का पूरा द होल ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड, होल ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड एंड फ्लोटिंग, इमर्स्ड एंड फ्लोटिंग। तो यहां से हम एक और रिलेशन बना सकते हैं। कौन सा बना सकते हैं? वॉल्यूम इमर्स्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, कंप्लीट वॉल्यूम, वॉल्यूम इमर्स्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। ये छोटे छोटे केसेस है, इन केसेस का यूज करके हमें क्या करने पड़ते हैं? न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, बेसिक्स एक दो कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल्स है सीईटी के, उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला हमें सवाल दिया है, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A/5 is immersed such that it flows with its axis vertical at liquid interface with length L/4. In the denser liquid as shown in figure, the lower density liquid, which is rho, is open to atmosphere having pressure P0. The density D of solid cylinder is. तो हमने इस तरीके से एक सॉलिड सिलेंडर लिया है जिसे हमने क्या किया है, दो लिक्विड का एक पर्टिकुलर मिक्सचर है। अब मिक्सचर है नहीं, मिक्सचर क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि लिक्विड जो है वो मिक्स नहीं हो रहे, दो ऑयल जो है वो मिक्स नहीं हो रहे। जो हायर डेंसिटी वाला ऑयल है वो नीचे की दिशा में है, और जो लोअर डेंसिटी वाला ऑयल है वो ऊपर की दिशा में है। यहाँ पर जो लोअर डेंसिटी वाला ऑयल है उसके डेंसिटी को हमने कहा है रो, और हायर डेंसिटी वाला ऑयल इज 3 टाइम्स ऑफ रो। फिर हमने जो सॉलिड सिलेंडर लिया है, इस सिलेंडर को जैसे इसके अंदर डाला तो मैं देख पा रहा हूँ
some portion of that length of cylinder is inside the liquid having higher density and some portion is in the liquid which has lower density, and we are asked to calculate, what we have to calculate, the density D of solid cylinder. तो solid cylinder की density. अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं solid cylinder को यहाँ इस particular liquid के अंदर डाल रहा हूँ, I can see that इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अब वो स्टेबल हो चुका है. स्टेबल हो चुका है मतलब वो इक्विलिब्रियम में होगा. और ऐसे केस में जब कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलरली इक्विलिब्रियम में होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि उसके पास है बायंट फोर्स विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू वेट ऑफ दैट सिलेंडर या फिर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट. ठीक है, कैसे? जब वो इक्विलिब्रियम में होता है तभी. अब अगर बायंट फोर्स की हम बेटा बात करें तो बायंट फोर्स यहाँ पे दो लिक्विड के कारण आ रहा है. एक जो लो डेंसिटी वाले लिक्विड है और दूसरा जो हाई डेंसिटी वाला लिक्विड है. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो उन्होंने कहा है लेंथ L/4 इज इन द डेंसर लिक्विड. तो ये जो छोटी लेंथ है इट इज L/4, तो ऊपर वाली लेंथ क्या हुई 3/4. सो हम कहेंगे द टोटल बायंट फोर्स एक्टिंग अपॉन द टू लिक्विड विल बी द सम ऑफ बायंट फोर्स ड्यू टू लिक्विड 1 प्लस ये जो ऊपर का लाइटर लिक्विड है उसे मैं लिक्विड 1 कह लेता हूँ और जो हायर डेंसिटी वाला लिक्विड है उसे लिक्विड 2 कह रहा हूँ, प्लस बायंट फोर्स ड्यू टू लिक्विड 2. बायंट फोर्स ड्यू टू लिक्विड 2 चलेगा. नाउ अगर मैं कहूँ बायंट फोर्स ड्यू टू लिक्विड 1 तो ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड 1 डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड 1 विच इज डिस्प्लेस्ड प्लस लिक्विड 2 के लिए भी वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड 2, ऐसे लिख सकता हूं, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड चलेगा. अब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना होता है, इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड. तो जो भी लिक्विड 1 है उसकी डेंसिटी, सो लिक्विड 1 की डेंसिटी है रो, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट immersed in that liquid. So volume of object immersed in liquid 1 multiplied by acceleration due to gravity plus density of liquid 2 is 3 times of rho multiplied by volume of object immersed in liquid 2 into acceleration due to gravity. So this would be equal to rho. चलो ऑब्जेक्ट का जो पार्ट है जो फर्स्ट लिक्विड में इमर्स्ड है वो कितना है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं A/5 जो उन्होंने दिया है ऐसे मान लो, सो वॉल्यूम इज व्हाट, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ. सो लेंथ इन फर्स्ट लिक्विड इज 3L/4. सो आई एम सिंपली राइटिंग दिस एज क्रॉस सेक्शनल एरिया A/5 इंटू 3/4 टाइम्स ऑफ L. This is what volume of cylinder immersed in liquid 1 multiplied by acceleration due to gravity. This is again 3 times of rho, plus 3 times of rho into वॉल्यूम यहाँ पर भी क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इज A/5 मल्टीप्लाइड बाई L/4 क्योंकि 1/4 लेंथ ही इसमें इमर्स्ड है इनटू G. अब अगर आप इसको देखो, सो दिस इज व्हाट रो AL 3/20, दिस इज रो AL अगेन 3/20 और G दोनों में क्या है, कॉमन है. सो व्हाट आई एम राइटिंग इज 2 टाइम्स ऑफ 3/5 into 4 rho AL into G. This is what my बायंट फोर्स. अब हम जानते हैं ये जो पर्टिकुलर सिलेंडर है ये क्या है, स्टेबल हो चुका है इन बिटवीन दैट टू लिक्विड्स. दस आई कैन से द सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम एंड इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम द वेट ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू एक्टिंग बायंट फोर्स. तो बायंट फोर्स तो हमने कैलकुलेट किया है, यही क्या बन जाएगा, वेट ऑफ सिलेंडर. सो आई एम सिंपली राइटिंग दैट वेट ऑफ सिलेंडर इज नथिंग बट बायंट फोर्स. वेट ऑफ सिलेंडर इज मास ऑफ सिलेंडर मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. बायंट फोर्स क्या है, 2 टाइम्स ऑफ 3/5 इंटू 4 रो AL इंटू G. राइट. चलिए मास ऑफ सिलेंडर क्या होगा, ध्यान से देखिए. This mass of cylinder would be simply density of that cylinder का material multiplied by volume of cylinder into G. It is equal to 2 1s are 2, 2 2s are 4. So 3/5 into 2 rho AL into G. अच्छा,
डेंसिटी ऑफ सिलेंडर इज रो सी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, ये हम जानते हैं, बट एरिया देकर कितना रखा है, इट इज ए बाय 5, इट इज ए बाय 5 इंटू एल इंटू जी। अगेन दिस इज 3/5 इंटू 2 इज 10, तो इसको वैसे रखेंगे 5 इंटू 2 इंटू लेट्स से रो ए एल इंटू जी। तो जो चीज़ें कैंसिल होती है कैंसिल करेंगे, ए कैंसिल हो रहा है, एल कैंसिल हो रहा है, जी भी कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे देखिए 5 × 5, यहाँ पर भी 5 है तो पूरा कैंसिल हो गया। अब अगर मैं बात करूँ कि डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, तो डेंसिटी ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 3/2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ लाइटर लिक्विड। सो 3/2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ लाइटर लिक्विड। और अगर डेंसिटी ऑफ हेवियर लिक्विड की आप बात करोगे तो रो सी इज द 3 टाइम्स ऑफ रो अपॉन 2। तो 3 टाइम्स ऑफ रो किसकी डेंसिटी है, हेवियर लिक्विड की डेंसिटी है। तो हेवियर लिक्विड की डेंसिटी का हाफ है हमारी डेंसिटी ऑफ सिलेंडर का सिलेंडर की डेंसिटी। ठीक है, चलिए आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, अ क्यूब फ्लोट्स इन द वाटर विथ 1/3 पार्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ वाटर। तो एक यहाँ पर मैं सरफेस ले रहा हूँ वाटर का, दिस इज द वाटर सरफेस, राइट। इसके अंदर क्या है, एक क्यूब फ्लोट कर रहा है जिसका 1/3 जो पार्ट है वो आउटसाइड है। अगर 1/3 पार्ट आउटसाइड है तो 2/3 पार्ट इनसाइड होगा, राइट, 2/3 पार्ट इन। तो लेंथ का 1/3 ऑफ लेंथ इज आउटसाइड, आई एम राइटिंग 2/3 ऑफ लेंथ इनसाइड। किसके केस में, वाटर के केस में। आगे, एंड इट फ्लोट्स इन अनदर लिक्विड विथ 3/4 पार्ट आउटसाइड द लिक्विड। अगर मैं कोई एक दूसरा लिक्विड ले लेता हूं, यहां पर हम एक दूसरा लिक्विड ड्रॉ कर रहे हैं, इस लिक्विड की अगर बात करें तो यहां पर क्या हो जा रहा है, वो पर्टिकुलर क्यूब जो है उसका 3/4 पार्ट आउटसाइड है और छोटा सा ही पार्ट इनसाइड है उसी क्यूब का, लाइक दिस। So 3/4 times of length is outside and 1/4 times of length will be inside. चलेगा, वो हम कोई तरी दूसरा एक कोई भी लिक्विड कंसिडर कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन ग्राम पर सीसी इज, तो ये जो पर्टिकुलर लिक्विड है इसकी हमें डेंसिटी पूछी है एंड वी आर गिवन डेंसिटी ऑफ वाटर, रहेगा याद। चलिए देखते हैं अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हमें जो कंडीशन दी है उसे ही हम पुट करते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन वाटर के लिए दी है, तो वाटर के केस में जो एक्सप्रेशन बनेगा, लेट्स राइट दैट। सो बायंट फोर्स इन केस ऑफ वाटर, बायंट फोर्स इन केस ऑफ वाटर वुड बी इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अच्छा, वेट ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस्ड होगा, दैट वुड बी मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दिस मास ऑफ वाटर वुड बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब, बट जो वॉल्यूम इमर्स्ड हुआ होगा, सो इमर्स्ड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट वुड बी इक्वल टू मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय जी। और यहाँ पर जब मैं उस पर्टिकुलर ब्लॉक की, उस पर्टिकुलर जो हमारे पास क्यूब दिया है उस पर लगने वाले बायंट फोर्स की अगर मैं बात करूँ इन केस ऑफ वाटर, सो आई कैन राइट दिस एज मास ऑफ क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज इट इज इन द इक्विलिब्रियम। मास ऑफ क्यूब वुड बी व्हाट, डेंसिटी ऑफ क्यूब मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब मल्टीप्लाइड बाय जी। नाउ वी कैन सी जी तो यहाँ पे वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, सो बचता है डेंसिटी ऑफ क्यूब multiplied by volume of complete cube, it is equal to density of water into volume of cube immersed। अब कितना volume of cube immersed हुआ है, तो जो immersed हुआ है वो इतना ही पार्ट है, that is length का 2/3 times of length। और जो क्यूब का एरिया होगा टॉप फेस का, वो एरिया चाहे इमर्स्ड क्यूब वाले पार्ट में रहे या फिर नॉन इमर्स्ड, एरिया तो सेम ही है, बस हमें जो वॉल्यूम इमर्स्ड होने वाला है उस पर्टिकुलर क्यूब का उसको लेंथ के टर्म में स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो व्हाट आई एम राइटिंग हियर इज ए इंटू 2/3 टाइम्स ऑफ लेंथ, राइट। अब ये जो क्यूब का वॉल्यूम है उसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, रो सी मल्टीप्लाइड बाय क्यूब के वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं
area into complete length of cube would be equal to density of water into A into 2 by 3 times of L. Now we can see that this area length will get cancelled. What we have is density of cube is equal to 2 by 3 times of density of water. ठीक है, चलिए अब आगे क्या करते हैं। यहाँ तो वाटर का किस्सा खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, बाइंड फोर्स इन केस ऑफ लिक्विड फाइंड करते हैं। सो अगेन यहाँ पर भी लिक्विड में वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो यही बाइंड फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सिलेंडर बन जाएगा। बाद में आगे उसको हम यूज करेंगे। सो अगेन दिस इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इस फॉर्म में अगर मैं लिखता हूं। अब ये वेट ऑफ क्यूब क्या होगा, दैट वुड बी मास ऑफ क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड वुड बी डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड रो एल मल्टीप्लाइड बाय, फिर हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब विच इज इमर्स्ड, है ना, तो इमर्स्ड क्यूब का वॉल्यूम, इसको VC लिखता हूं मैं, एंड देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ मास ऑफ क्यूब इज डेंसिटी ऑफ क्यूब मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब मल्टीप्लाइड बाय G। हियर इट वुड बी डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय लिक्विड वॉल्यूम जो इमर्स्ड होगा वो, दैट A इंटू 1/4 टाइम्स ऑफ L इंटू जी वैसे ही कैंसिल हो गया। क्यूब के वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ ऑफ क्यूब, ये है रो C इज इक्वल टू रो एल A इंटू एल डिवाइडेड बाई 4, AL वैसे ही कैंसिल है, सो रो C इज नथिंग बट रो L डिवाइडेड बाई 4। बट रो C को हम इन केस ऑफ वाटर के डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं विच इज 2/3 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पहले रिलेशन में हमने फाइंड किया था, सो दिस वुड बी रो L अपॉन 4। नाउ व्हाट आई कैन डू इज 4 लेफ्ट में चले जाएगा, सो दिस रो L विल बिकम इक्वल टू 8/3 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, एंड वी नो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1 ग्राम पर cc, तो रो L विल बिकम 8/3 ग्राम पर cc। ठीक है, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज मैचिंग विद अवर आंसर। चलेगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें शॉर्टकट से करना होता तो कैसे करते हैं, थोड़ी देर पहले हमने एक रिलेशन देखा था कि वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसी रिलेशन को यूज करेंगे। अब पहले केस में हमारे पास कौन सा लिक्विड है, वाटर है, तो चलो वाटर के लिए रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। कितना पार्ट सबमर्ज है वाटर में, 2/3 जो लेंथ है वो सबमर्ज है, तो वॉल्यूम भी प्रोपोर्शनेटली 2/3 ही सबमर्ज होगा। सो आई एम सिंपली राइटिंग 2/3 टाइम्स ऑफ कंप्लीट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय होल वॉल्यूम इज V0 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट that is density of our cylinder divided by density of your water। तो यहाँ पर ये जो सिलेंडर है या जो ऑब्जेक्ट है ये क्या निकल कर आएगा, V0 अगर कैंसिल होता है तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। सो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2/3 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब मान लो सेकंड केस के लिए, ये जो हमारी सेकंड केस है इसके लिए ट्राई करेंगे। सो फॉर लिक्विड में कितना वॉल्यूम है डीप, 1/4 ऑफ लेंथ, तो इसका मतलब है 1/4 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। सो 1/4 टाइम्स ऑफ V0 डिवाइडेड बाय V0, अगेन डेंसिटी ऑफ योर सिलेंडर विच इज योर ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, योर डेंसिटी ऑफ लिक्विड विल बी इक्वल टू, ये जो 1/4 है ये हम उसको राइट में लेकर जाएंगे, तो दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का ऑलरेडी रिलेशन है हमारे पास 2/3 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। सो 4 इंटू 2/3 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर तो वैसे भी 1 है, एंड दिस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 8। सो सिंपली डेंसिटी ऑफ लिक्विड वुड बी 8/3। तो इतना इजीली हमारा आंसर आ चुका है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A hemispherical portion of radius r is removed from the bottom of cylinder of radius capital R. The volume of the remaining cylinder is V and its mass is m. तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एक ऐसे सिलेंडर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो लेट्स से दिस इज अ सिलेंडर। ठीक है,
इस सिलेंडर की अगर रेडियस कैपिटल आर है तो उतने ही रेडियस वाला एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन इस सिलेंडर के बॉटम से रिमूव किया है, ऐसे उन्होंने कहा है हमसे। सॉलिड से इतना पोर्शन रिमूव हुआ है और जो बचा हुआ पोर्शन है उसका वॉल्यूम है v, उसका मास है कैपिटल M। देन it is suspended by a string in a liquid of density rho where it stays vertical. The upper surface of cylinder is at depth h below the liquid surface. The force on the bottom of liquid is। ध्यान से समझना, अगर मैं इसको किसी कंटेनर में डाल रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से हमने कोई कंटेनर लिया है, जो टॉप सरफेस है लिक्विड सिलेंडर का, इट इज बिलो डेप्थ h ऐसे बोला है। तो ये है हमारा सिलेंडर, दिस इज अवर लिक्विड, चलेगा। और ऐसे भी बोला है कि इसे हमने ऊपर से एक स्ट्रिंग के साथ टाई करके रखा है सो दैट इट रिमेन्स वर्टिकल, उसको वर्टिकल रहना है। अब आगे पूछा क्या है, द फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ लिक्विड इज। इस क्वेश्चन को ना ऐसे भी बोलते हैं फोर्स एक्टिंग एट द बॉटम ऑफ सिलेंडर या फोर्स एक्टिंग एट द बॉटम ऑफ लिक्विड। अब कौन से फोर्स और कहाँ के फोर्सेस की बात हो रही है, तो यहाँ इस पॉइंट पर जो फोर्स है वहां की बात हो रही है। यहाँ पर एक्चुअली दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक पूरा ऊपर से आने वाला वेट और दूसरा इस पर्टिकुलर पॉइंट को बैलेंस करने वाला डाउनवर्ड से अपवर्ड दिशा में आने वाला फोर्स। अगर डाउनवर्ड से अपवर्ड दिशा में आने वाले फोर्स को मैं F2 बोल रहा हूँ और अपवर्ड से जो पूरा फोर्स आएगा उसको F1 बोल रहा हूँ, तो हमें F2 फाइंड करना है, ठीक है। अब ये जो F1 है, F1 में दो फोर्सेस आएंगे, फोर्स ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ये वाला लिक्विड कॉलम जो सिलेंडर के सरफेस के ऊपर है, और दूसरा फोर्स ड्यू टू दिस पार्ट। यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मान लो मैं यहाँ पर एक कंटेनर ले रहा हूँ, राइट, ये है हमारा कंटेनर। इस कंटेनर में दिस इज द लिक्विड लेवल एंड लेट सपोज दिस इज अ पॉइंट A वेयर टू फोर्सेस आर एक्टिंग। इफ आई एम सेइंग दैट पर्टिकुलर A इज एट इक्विलिब्रियम, सो ऊपर से आने वाला फोर्स है ये, इसको मैं फिलहाल F1 लिख रहा हूँ, और नीचे से उसको बैलेंस करने वाला फोर्स है F2। So F1 is exactly equal to pressure due to liquid column which is rho gh multiplied by area, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज नथिंग बट प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है, बात खत्म। और जितना F1 है उतना ही क्या होता फिर F2 भी होता है। चलो यहां तक बात आ गई, क्लियर, समझ में आ गई, हो गया। अब क्या कह रहे हैं हम, यहाँ पे एक दूसरा जो है वो पर्टिकुलर शेप का मटेरियल इंसर्ट कर रहे हैं या इमर्स कर रहे हैं। इमर्स करने के कारण क्या होगा, लिक्विड की जो हाइट है वो अब बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर ए पॉइंट पर जो फोर्स है वो दो चीजों के कारण आएंगे। पहला, जो लिक्विड कॉलम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर है, मान लीजिए ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये है हमारे पास लिक्विड कॉलम, इसके कारण जो फोर्स आ रहा है उसे मैं अभी फिलहाल F1 लिख रहा हूं। अब मेरा F1 कौन है, फोर्स ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम। सेकंडली अब फोर्स किसके कारण आ रहा है, तो ये जो शेप है, ये जो पर्टिकुलर सिलेंडर जैसा शेप है, इसने क्या किया है, यहां पर सम वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, जहां पर पहले कौन था, वाटर या फिर जो लिक्विड है वो था। तो जितना इसने वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया होगा उतने वॉल्यूम के इक्विवेलेंट लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, और वो जो डिस्प्लेस्ड हुआ वाले लिक्विड का वेट होगा उतना ही यहाँ पर बायंट फोर्स होगा, जो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर की दिशा में लग रहा है। मतलब F2 के अंदर ये F1 तो है ही, इसे तो वो बैलेंस कर रहा है, साथ में ये जो मास हमने डाला है, इस मास के कारण जो वेट डिस्प्लेस हुआ है उतने वेट को बैलेंस करने वाला बायंट फोर्स भी इस F2 के अंदर है। बात आ रही है समझ में। तो ये जो बायंट फोर्स है ये कैसे पता चलेगा हमें, दिस इज द अमाउंट ऑफ मास ऑफ लिक्विड और अमाउंट ऑफ लिक्विड और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट पर्टिकुलर सिलेंडर। सो आई एम सेइंग एट इक्विलिब्रियम, ध्यान से समझना, एट इक्विलिब्रियम टोटल फोर्स विच विल बी एक्टिंग एट द बॉटम ऑफ दिस सिलेंडर, यहां पर जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला टोटल फोर्स है जिसे मैं F2 कह रहा हूं, this F2 is equal to force due to
लिक्विड कॉलम अबोव दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, यहाँ पर जो सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर ये जो मास है या फिर ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड कॉलम के कारण आने वाला फोर्स F1, तो इसे मैं लिख रहा हूँ बेटा F1, ध्यान से देखना। दूसरा, नीचे से जो F2 फोर्स है वो बैलेंस और किसे कर रहा है, वो बैलेंस कर रहा है ये जो पर्टिकुलर शेप है, इस शेप के अंदर जो भी मास होता है लिक्विड का, जो डिस्प्लेस किया है इस शेप ने उसे, इसलिए मैं लिख रहा हूं F1 प्लस बायंट फोर्स FB विच इज द पार्ट ऑफ F2, F1 प्लस बायंट फोर्स। अब बायंट फोर्स क्यों, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर शेप है ना किसी पर्टिकुलर सिलेंडर का, इस शेप के कारण जो वेट एक्सर्ट हो रहा है दैट इज इक्विवेलेंट टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाय दिस सिलेंडर। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। सो F2 इज इक्वल टू F1 क्या होगा, रो जी एच इंटू एरिया, एरिया ऑफ दैट सिलेंडर जिसके ऊपर हमारा पर्टिकुलर लिक्विड कॉलम है ये वाला, ठीक है। और दूसरा बायंट फोर्स, बायंट फोर्स क्या होता है, इट इज द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, चलेगा। चलो नाउ आई एम राइटिंग रो जी एच, एरिया क्या है, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। कैसे आया ये, क्योंकि सिलेंडर का जो रेडियस है वो है आर, तो इसका जो एरिया होगा टॉप का दैट वुड बी पाई आर का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस वुड बी मास ऑफ लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज माय F2। तो चलो हम लिख रहे हैं F2 इज इक्वल टू रो जी एच इंटू पाई आर का स्क्वायर प्लस मास ऑफ लिक्विड इज व्हाट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस विच इज इमर्स्ड, तो इमर्स्ड जो वॉल्यूम है वो मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। चलिए रो जी एच पाई आर का स्क्वायर प्लस लिक्विड की डेंसिटी को हमने रो ही लिया है ना, मास ऑफ लिक्विड जो कंसिडर किया उसमें डेंसिटी हम रो ही लेंगे, और साथ में जो वॉल्यूम इमर्स्ड है इट इज गिवन एज V, जो सिलेंडर उन्होंने बताया उसका वॉल्यूम कितना लिया है, V लिया है, इंटू जी। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों एक्सप्रेशन से रो इंटू जी क्या है, कॉमन ले सकते हैं, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज रो इंटू जी एच इंटू पाई आर का स्क्वेयर प्लस वी हैव V here and this is the amount of net force acting at the bottom, तो सिलेंडर का ये जो बॉटम है इस पर नेट F2 फोर्स लग रहा है, जिसका एक कंपोनेंट है वेट ड्यू टू लिक्विड कॉलम और दूसरा वेट डिस्प्लेस बाय दिस सिलेंडर व्हेन इट इज इमर्स्ड, एंड दैट वेट डिस्प्लेस्ड is exactly equal to buoyant force which is the part of F2। so buoyant force यहाँ पर मैंने ले लिया है F2 plus F1 and this is how the total force acting at the bottom of cylinder or bottom of liquid you can directly find। I hope कि ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। Watch two times, 3 times, 4 times, then only this concept will get cleared। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।